जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी मूल विधि प्लस संविधान की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास होती है और आज की हमारी ये 6वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 5 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सारी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस क्लास में दोस्तों आपको हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट अर्थात एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं वो सारे बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के किस धारा में वेश्यावृत्ति परिभाषित है। तो बताइए दोस्तों, वेश्यावृत्ति जो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा के द्वारा परिभाषित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 के 4 में जो है इसका परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 2 के 4 में वेश्यावृत्ति को जो है परिभाषित किया गया है और वेश्यावृत्ति से तात्पर्य है वाणिज्य प्रयोजनों हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग से जो है इसका परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी लोक स्थान में कितने मीटर के अंदर वेश्या निषिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, वेश्यावृत्ति कितने मीटर के अंदर जो है निषिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान में 200 मीटर के दायरे में वेश्यावृत्ति के निषेध का शोषण पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा किसी भी सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के दायरे में वेश्यावृत्ति जो है निषेध माना जाता है और इसका जो है निषेधात्मक की घोषणा कौन कर सकता है। तो पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बालक से तात्पर्य उस व्यक्ति से जिसने अपनी आयु पूरी नहीं की है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिसने अभी तक अपनी आयु 18 वर्ष नहीं पूरी की है वो जो है बालक माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, स्त्री अपशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में स्त्री अपशिष्ट रोपण को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, किस धारा में जो है इसको परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि बता दें स्त्री अपशिष्ट रोपण अधिनियम धारा 2 में जो है निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित किया गया है। पहला आपका विज्ञापन, वितरण, स्त्री अपशिष्ट रोपण, लेपल और पैकेज, ये सभी के द्वारा धारा 2 में जो है परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि परिपत्र, लेबल और सूचना ये तीनों के तीनों जो है इसके दायरे में आते हैं। विज्ञापन के अंतर्गत जो है परिपत्र आता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि वेश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है तो वह दंडनीय होगा। तो बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 के तहत जो है उसको दंडित किया जाएगा। और बता दें इस अधिनियम की धारा 4 में वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। इस धारा के अनुसार 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतः जीवन निर्वाह करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या 2000 तक का जुर्माना या दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वेश्यावृत्ति के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करता है तो उसे इस अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 वर्ष का कारावास या 2000 जुर्माना या दोनों जो है उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है,
स्त्री के अपशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर किस धारा के अंतर्गत प्रतिशत किया गया है? तो यहाँ पर प्रतिशत की जगह पर प्रतिषेध होना चाहिए दोस्तों, टाइपिस्ट से थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो बताइए दोस्तों ये किस धारा के अंतर्गत जो है निषेध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 3 के तहत जो है इसको प्रतिषेध किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु पूरी कर चुका हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तो वो उसे जो है वयस्क व्यक्ति माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध स्थल में प्रवेश करने और तलाशी करने के लिए कौन सक्षम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजपत्रित अधिकारी जो है सक्षम होता है। और बता दें राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी उन स्थानों में जहां अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध किए जा रहे हैं वहां पर प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, परंतु धारा 5 के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी जो है किसी निवास गृह में बिना वारंट के जो है प्रवेश नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट, कोई भी राजपत्राधिकारी इन स्थानों पर तलाशी लेने का जो है उसको प्रावधान दिया गया है, परंतु धारा जो है 5 जो है ये बताती है कि अगर उसके पास वारंट नहीं है तो वो किसी भी गृह अर्थात घर की तलाशी नहीं ले सकता है राजपत्रित अधिकारी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपना भवन वेश्यावृत्ति के लिए देने के लिए एक बार दंडित हो चुका है तथा पुनः इसी अपराध में दंडित किया जाता है तो न्यूनतम कितना दंड दिया जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति में एक बार फंस चुका है अर्थात दंडित कर दिया गया है और दोबारा जो है उसी अपराध के लिए फिर से वो पकड़ा जाता है तो उसको न्यूनतम कितने वर्ष का जो है दंड अर्थात कारावास दिया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसे जो है कम से कम 2 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित अशासकीय सलाहकार में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने भैया? 5 सदस्य इसमें होते हैं। क्वेश्चन कह रहा स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? तो बताइए दोस्तों यह जो है कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है 2 अक्टूबर 1986 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 1986 को जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध का निवारण कौन करता है? तो बताइए दोस्तों इसका निवारण किसके द्वारा किया जाता है? महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेशन न्यायाधीश द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा और लास्ट कह रहा है ए व बी दोनों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट और सेशन अधिकारी इन दोनों के द्वारा जो है इसका निवारण किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में स्त्री अपशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2 के ग में जो है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 2 के ग में इसको परिभाषित किया गया है। और बता दें स्त्री अपशिष्ट रूपण अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को जो है संपूर्ण भारत में जो है लागू हुआ है और इस अधिनियम की धारा 2 के ग में स्त्री अपशिष्ट शब्दावली को जो है परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार स्त्री अपशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात किसी भी
महिला का विज्ञापन, उसकी फ़ोटो या किसी प्रकार का चित्रण जो है बिना उसके इजाज़त के नहीं जो है विज्ञापन में दिए जा सकते हैं। यही इस धारा में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में तलाशी लेने एवं प्रवेश करने का प्रावधान है? तो बताइए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, तो किस धारा के अंतर्गत जो है तलाशी लेने और प्रवेश करने का प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के तहत। और बता दें, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजप्रत्यक्ष अधिकारी उन स्थानों में जहां अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध किए जा रहे हैं वहां पर प्रवेश कर सकता है और क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है। परंतु धारा 5 के अंतर्गत वो राजपत्राधिकारी जो है किसी भी गृह में अर्थात किसी भी घर में बिना वारंट के जो है प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में लागू परिभाषित है? तो बताइए दोस्तों, घरेलू हिंसा महिलाओं संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 में जो है परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो ऑप्शन हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दूसरा कह रहा है कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तीसरा कह रहा है महिलाओं का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो महिलाओं के जो है कल्याण और सुरक्षा संबंधी ये सारे के सारे अधिनियम लागू किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला नियम ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दूसरा जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं का अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ये तीनों के तीनों जो है महिलाओं की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए जो है भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कौन उत्तरदायी होगा? अगर कोई स्त्री किसी भी कंपनी में कार्य करती है और उसके साथ जो है किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी तथा कंपनी का मालिक दोनों जो है उत्तरदायी होंगे। अगर किसी महिला के साथ उस कंपनी में दुराचार या किसी भी प्रकार का उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो कंपनी तथा कंपनी का मालिक दोनों जो है जिम्मेदार होंगे। और बता दें, कंपनी द्वारा अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध किया जाना धारा 7 में जो है वर्णित है। इस धारा में यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया जाता है तब कंपनी तथा उसका मालिक दोनों जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो ये इसका जो है विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध शामिल हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है कैसे अपराध शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जमानती और संज्ञेय अपराध जो है धारा 8 में जो है सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बताइए दोस्तों, घरेलू अहिंसा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 में जो है इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह अधिनियम जो है राष्ट्रपति द्वारा 13 सितंबर 2005 को जो है इसको मंजूरी मिली थी और इसे संपूर्ण भारत में
26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी अर्थात स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को दिया था और इसको संपूर्ण भारत में 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा के संबंध में जानकारी हो तो वह किसे सूचना देता है? तो राइट आंसर बनेगा संरक्षण अधिकारी को जो है सूचना देता है। कोई भी व्यक्ति के जानकारी में हिंसा के संबंध में कोई भी घटना होती है तो वह जो है जानकारी संरक्षण अधिकारी को देता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए कौन नियम बना सकती है? तो बताइए दोस्तों इसमें जो है कौन नियम बना सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पर केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और बता दें अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बालक के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो 18 वर्ष से कम का उम्र का है और इसके अंतर्गत दत्तक, सौतेला या पोषित बालक भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से? दत्तक, सौतेला या पोषित बालक भी इसमें जो है शामिल होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध वर्णित है? तो बताइए दोस्तों किस धारा द्वारा जो है कंपनियों का अपराध वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 7 के तहत जो है कंपनियों द्वारा अवशोषण रोपण जो है वर्णित है। ठीक है दोस्तों। और बता दें कंपनियों द्वारा अदृश्य रोपण से संबंधित अपराध किया जाना धारा 7 में जो है वर्णित है। इस अधिनियम के स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और इसके लिए जिम्मेदार कंपनी तथा कंपनी का मालिक दोनों जो है इसके लिए जवाबदेही होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बालक घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। तो इसमें जो है सभी के सभी बालक जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सौतेला बालक, दत्तक पुत्र और पोषित बालक अर्थात ये सभी के सभी जो है इस पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला है निम्नलिखित में से संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत बताइए जो है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का यूनियन, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारत को जो है राज्यों का संघ अर्थात राज्यों का यूनियन कहा गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन से निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारत की संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारतीय संसद को नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। और बता दें अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और उनके कार्य क्षेत्र तथा उनके नाम परिवर्तन संबंधी प्रावधान जो है केवल संसद को ये सभी चीज़ें अनुच्छेद 3 के अनुसार प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में भारतीय संघ राज्य व्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है संसद को नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो इसमें जो है साधारण बहुमत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है?
तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए सही उपबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यही आपका गलत दिया हुआ है। अभी हमने बताया कि केवल नए राज्य और राज्यों के नाम परिवर्तन आदि में जो कुछ भी करना होता है केवल ये अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, किसको? संसद को प्राप्त है, ना कि राज्य को। ठीक है, इसमें बोला है कि राज्य जो है क्षेत्र में शामिल कर सकता है, तो यही आपका गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का निर्माण किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा नए राज्य निर्माण के लिए। तो संविधान की पहली अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे। तो बताइए दोस्तों जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय 1 नवंबर 1956 में जो पुनर्गठन आयोग था कितने राज्य और कितने राज्य संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उस समय जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों कौन से संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन से 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका राज्य दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित गठन होने का वर्ष दिया है। तो पहला कह रहा है नागालैंड। तो नागालैंड का जो है गठित हुआ था 1963 में, तो एक दूसरे से। अगला कह रहा है सिक्किम। तो सिक्किम जो है 1975 में गठित हुआ था। अगला कह रहा है तेलंगाना। तो ये जो है 2014 में गठित हुआ था। अगला कह रहा है झारखंड। तो झारखंड जो है 1975 में गठित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टाइपिस्ट के द्वारा फिर से गलती की गई है, यहाँ पर 2000 होना चाहिए। झारखंड जो है 2000 पे सन पे अस्तित्व में आया था, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो बताइए दोस्तों पुनर्गठन आयोग राज्यों का किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में जो है किया गया था। और बता दें पहला जो है भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 में गठित हुआ था। कब भैया? 1953 में गठित हुआ था। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है 1956 में जो है गठित किया गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ था, लेकिन जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में मिलते हैं। और बता दें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कौन से? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भाग 2 के। अगला जो क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो बताइए दोस्तों कितने वर्ष किसी भी व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए।
तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष बिताने हो गए। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत जो है किसके भैया 1955 की धारा 5 के ए के तहत उसको भारत में 7 वर्ष जो है बिताने होंगे, तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है नागरिकता का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अधिकार संसद को प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान देने का अधिकार संसद को केवल प्राप्त है और इसका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 11 में जो है वर्णित है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो बताइए दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है 11 दिसंबर 2019 को जो है पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब भैया? 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका चारों में से पहला वाला सही दिया हुआ है। संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही सही दिया हुआ है और बाकी तीनों जो है गलत दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की समानता संबंधी अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, वे हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन से 5 अनुच्छेद जो हैं जिनमें समानता संबंधी अधिकार प्राप्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के में समानता संबंधी अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विधि का नियम अधिराज्य का अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, विधि का नियम अधिराज्य का अर्थ क्या है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विधि का नियम और अधिराज्य का अर्थ यही है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा जो है बनाए गए नियमों की प्राथमिकता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 जो है प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, याद रखिएगा। कई बार ये अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान जो है किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 तथा 16 में जो है ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन जो है समानता के मौलिक अधिकार में इन चारों में से शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता, यही जो है शामिल नहीं है। और बाकी आपके तीनों सामाजिक समानता, अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, ये सभी जो है समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं। और बता दें सामाजिक समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 में जो है दिया है, और अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में दिया है, और कानून के समक्ष समानता जो है ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समानता यही जो है समानता के मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ये आपका 2011 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कौन से अनुच्छेद के द्वारा जो है इनको प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 के 5 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आरक्षण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 15 के 5 में। क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के द्वारा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के सभी नागरिकों को समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 जो है सभी को ये प्रावधान प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्यों के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त हैं। और ये आपका 2011 और 2019 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएसआई में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 के तहत जो है ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 को जो है मिला करके प्रस्तावना के समाजवाद शब्द को मिला करके सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्यों के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की जो है शक्ति इन्हीं के द्वारा जो है प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 7 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।